नमस्कार दोस्तों, इतिहास की श्रृंखला में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे भारतीय इतिहास के बारे में, और भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा करते हुए मैंने आपको बताया था कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट करके देखते हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। मैंने बताया था कि इतिहास का यह त्रियुगी विभाजन लिखित साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में कहा जाता है कि इस कालखंड के बारे में हमें लिपियों का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं था। हमें इस कालखंड के बारे में जो कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई है वो वहाँ के पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर प्राप्त हुई है। वहीं आद्य ऐतिहासिक काल को देखें, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को, तो इस कालखंड में हमें लिपियों की साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन उस लिपियों को पढ़ा ही नहीं जा सका। इसलिए नहीं पढ़ा जा सका कि इनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। चित्र के माध्यम से या कुछ कुछ लिखने का प्रयास करते हैं, जिस लिपि को आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका है। इस कालखंड में विशेषतः सिंधु घाटी सभ्यता आती है। उसके बाद अगर हम देखें ऐतिहासिक काल को, हिस्टोरिक पीरियड को, तो यहाँ हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं और लिखित साक्ष्यों को पढ़ा भी जा सका है। हम अभी फिलहाल बात कर रहे थे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, और प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बात करते हुए मैंने बताया था कि प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांट करके देखा जाता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जिसमें कि पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज को हमने पूरा पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने पूरा पाषाण काल के बारे में क्या देखा था। पूरा पाषाण काल के बारे में मैंने आपको बताया था कि पूरा पाषाण काल जो है 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक एज, मेजो पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। मैंने आपको बताया था कि इस कालखंड में इसको लोअर पैलियोलिथिक एज को कोर, इसको मध्य मेजो पैलियोलिथिक को फ्लेक और अपर पैलियोलिथिक को ब्लेड संस्कृति के नाम जानते हैं। वही जो निम्न पूरा पाषाण काल है वो भी 2 भागों में बटा हुआ है, जिसे हम चॉपर चॉपिंग सभ्यता और हैंडेक सभ्यता कहते हैं। हैंडेक सभ्यता दक्षिण भारत की सभ्यता थी और चॉपिंग चॉपिंग सभ्यता उत्तर भारत की सभ्यता थी। यहाँ के हमने कुछ उपकरण देखे थे कि यहाँ उपकरण जो हमें मिले वो चॉपर, चॉपिंग, हैंडेक्स, क्लीवर, और फिर उसके बाद हमने बिदारणी, स्क्रीपर, पॉइंटर, ब्यूराइन और कुछ उपकरण मैंने ब्लेड संस्कृति में देखे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा धारदार हुआ करते थे। इस कालखंड के बारे में, मनुष्यों के बारे में बताया था कि इस कालखंड का जो मनुष्य था वो हंटर गैदरर्स था, यानी कि आखेटक था, खानाबदोश था और खाद्य संग्राहक था। उसके बाद मैंने बताया था कि इस कालखंड में मनुष्यों को संज्ञानात्मक क्रांति में, उस समय संज्ञानात्मक क्रांति हुई, यानी कि मनुष्यों को थोड़ा बहुत अपने विषय में जानकारी मिली कि हम बुद्धि और विवेक से कुछ बेहतर जीवन यापन कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने बुद्धि और विवेक से कुछ कुछ अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया था। इस वजह से इसे हम संज्ञानात्मक क्रांति कहते थे। और इस कालखंड में मनुष्यों के बारे में मैंने बताया था कि इन्हें आग के बारे में जानकारी तो थी, लेकिन वो इसके यूज़ को नहीं जानते थे। तो बेसिकली हमने पूरा पाषाण काल के बारे में जितनी चर्चाएं हो सकती थी विस्तृत रूप से की थी। अगर आपको पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ना हो तो आप पिछली वीडियो में जाकर के पूरा पाषाण काल के बारे में विस्तृत आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने उसके बारे में चर्चा की है। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ चर्चा करने जा रहे हैं मध्य पाषाण काल के बारे में, जो कि प्राग ऐतिहासिक काल का ही एक दूसरा भाग है। तो अगर हम मध्य पाषाण काल को देखें तो मध्य पाषाण काल जो कालखंड है वो 1000 से लेकर 8000 BC तक का है। दरअसल यह जो कालखंड आप देख रहे हैं आपको हर जगह अलग अलग मिलेगा। कहीं 10,000 से 6,000 में मिलता है, कहीं 10,000 से 5,000 में मिलता है। तो लोग अपने अपने हिसाब से इसको, तो इसके कालखंड पे हमें नहीं जाना है, क्योंकि हर जगह हमें अलग अलग कालखंड मिलता है। आयोग ने जो माना है हम उसे लेकर के चलते हैं। 10,000 से लेकर 8,000 BC तक का जो कालखंड है उसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। और अगर हम मध्य पाषाण काल के बारे में देखें तो जब प्रागैतिहासिक काल का शुरुआत में विभाजन हो रहा था, जब जे थॉमसन ने किया, सर जॉन लुबाक ने किया, तो उस समय उन्होंने मध्य पाषाण काल को कंसीडर ही नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ पूरा पाषाण काल के बारे में बताया था और नव पाषाण काल के बारे में बताया था। मध्य पाषाण काल के बारे में कंसीडर इसलिए नहीं किया था क्योंकि उन लोगों को लगता था कि शुरू में पूरा पाषाण काल रहा होगा, उसके बाद फिर उनमें विकास हुआ होगा और नव पाषाण हुआ होगा। लेकिन क्या हुआ कि जब सीआर कार्लाइन महोदय ने विंध्य पर्वत क्षेत्र में जब अध्ययन किया तो उन्हें वहां से छोटे उपकरण मिले, और वह छोटे उपकरण न ही पूरा पाषाण काल के थे न ही नव पाषाण काल के थे, वो बीच के किसी कालखंड के उपकरण प्रतीत हो रहे थे। इस आधार पे प्रथम बार यह पता चला कि बीच का भी कोई कालखंड रहा होगा जो कि सबसे बदलाव का कालखंड था। इस समय सबसे ज्यादा बदलाव हुए, मनुष्य के रहन सहन, खान पान, संस्कृति, व्यवहार, आचार विचार सब कुछ में बदलाव हुआ। इसलिए इसे हम संक्रमण काल भी कहते हैं। देखिए, इसे मध्य पाषाण काल को हम मेसोलिथिक एज भी कहते हैं, माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। माइक्रोलिथिक एज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जो हमें उपकरण मिले वो अन्य सभी कालखंडों के मुकाबले छोटे उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है, कोर अगर हम पूरा पाषाण काल को देखेंगे तो पूरा पाषाण काल में जो हमें उपकरण हमने बनाए थे, चॉपर, चॉपिंग, हैंडेक्स, स्क्रीपर, पॉइंटर, ये जो कुछ भी हमें उपकरण मिले, ये उपकरण इतने छोटे नहीं थे, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल में
पेबुल को तोड़ करके कोर से हम उपकरण बना रहे हैं, चॉपर, चॉपिंग, हैंडेक्स, तो ये उपकरण भी भारी हुआ करते थे। फिर उसके बाद अगर हम इसमें देखें तो फ्लेक्स से उपकरण बना रहे हैं, वो उपकरण भी उतने छोटे नहीं हुआ करते, तो वो भी उपकरण भारी ही थे। फिर हम धारदार उपकरण बना रहे हैं, यानी कि जब मध्य पाषाण काल में हम आए तो बहुत ही छोटे छोटे उपकरण बना रहे हैं। जो कि हम उपकरण देखना क्या हमें मिले, वो उपकरण 1 सेंटीमीटर से लेकर 8 सेंटीमीटर तक के उपकरण है, इसलिए इसे हम माइक्रोलिथिक एज कहते हैं। इसे हम लेट स्टोन एज कहते हैं। लेट स्टोन एज इसलिए कहते हैं कि पूरा पाषाण काल को हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं और इसे हम न्यू स्टोन एज कहते हैं। तो ये बीच का कालखंड है, इसलिए हम इसे लेट स्टोन एज कहते हैं। फिर मध्य पाषाण काल को ही एपी पैलियोलिथिक एज भी कहा जाता है। एपी पैलियोलिथिक एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूरा पाषाण काल के जस्ट बाद का कालखंड है, तो इसलिए हम इसे एपी पैलियोलिथिक एज या अनु पूरा पाषाण काल कहते हैं। और इसी को हम प्रोटो नियोलिथिक एज भी कहते हैं, क्योंकि यह नियोलिथिक नव पाषाण काल के जस्ट पहले का कालखंड है, इसलिए हम इसे नियोलिथिक एज भी कहते हैं। जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल में पूरा पाषाण काल की भी विशेषताएं मिलती हैं और नव पाषाण काल की भी विशेषताएं मिलती हैं, इसीलिए इसे संक्रमण का कालखंड कहा जाता है। संक्रमण का कालखंड इसे कई वजहों से कहा जाता है, जिसमें से कि एक वजह के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि संक्रमण कालखंड ये दोनों के बीच का कालखंड था। हम प्राचीन से नवीन की तरफ जा रहे हैं, बदलाव का कालखंड है, इसलिए इसे संक्रमण का कालखंड कहते हैं। इसमें दोनों कालखंडों की विशेषताएं मिल रही है, इसलिए भी इसे हम संक्रमण का कालखंड कहते हैं। दोनों विशेषताएं कैसे मिल रही है, जैसे आप यहाँ देखेंगे कि मनुष्य आग के बारे में जानता है लेकिन आग का प्रयोग नहीं जानता है, और आप देखेंगे पूरा पाषाण काल का मनुष्य अब यहाँ आकर के मध्य पाषाण काल में आग के प्रयोग को सीख जाएगा। यहाँ आप देखेंगे कि मनुष्य गुफाओं में रहता है, प्राकृतिक रूप से जो गुफा बनी हुई है उसमें रहता है। यहाँ आप देखेंगे कि मनुष्य आएगा और झोपड़ी निर्माण के बारे में सोचेगा, झोपड़ी निर्माण करेगा, हमें स्तंभ गर्त मिलेंगे, झोपड़ी के साक्ष्य मिलेंगे। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे कि यहाँ के मनुष्य का जो उपकरण है वो चॉपर, चॉपिंग, हैंडेक्स, पॉइंटर, स्क्रीपर, ये सब कुछ है, और ये उपकरण यहाँ भी हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे कुछ उपकरण छोटे भी मिले हैं, जो जिसे हम लोग माइक्रोलिथिक उपकरण कहते हैं। उसके साथ साथ हम अलग तरह के भी उपकरणों को लेकर के चल रहे हैं, तो पूरा पाषाण काल के उपकरण इस कालखंड में मिल रहे हैं, इसलिए भी इसे हम कहते हैं। और अगर हम नव पाषाण काल से जोड़ के देखें तो नव पाषाण काल में देखेंगे कि यहाँ मनुष्य पहली बार कृषि के बारे में सोचेगा और यहाँ आकर के कृषि क्रांति हो जाएगी। यहाँ मनुष्य कुछ कुछ वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में सोचेगा और यहाँ वैज्ञानिक क्रांति हो जाएगी। यहाँ मनुष्य जो है प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास करेगा, तीर, धनुष और भाला बनाएगा, यहाँ उसका व्यापक रूप से हमको यूज देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मृदभांड के बारे में देखेंगे कि यहाँ मनुष्य मृदभांड बनाना शुरू करेगा, यहाँ मृदभांड का व्यापक प्रयोग दिखने को मिलेगा। यहाँ मनुष्य संस्कृति के बारे में थोड़ा बहुत अपने समूह में रहना प्रयास करेगा, संस्कृति का निर्माण करेगा, यहाँ संस्कृति का व्यापक प्रयोग देखने को मिलेगा। हम यहाँ देखेंगे कि जो मनुष्य है कहीं ना कहीं यहाँ पे आ करके उसने भाषा का कुछ न कुछ जो है प्रयोग शुरू कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मनुष्य समूह में रह रहा है, तो समूह में रह रहा है तो समूह में आचार विचार के लिए उसने जरूर कुछ न कुछ भाषा का उपयोग शुरू कर दिया होगा। इस वजह से हम यहाँ देख सकते हैं कि भाषा का भी प्रयोग देखने को मिलता है। तो तमाम ऐसे साक्ष्य हैं जिस आधार पे हम यह कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल में पूरा पाषाण काल के भी और नव पाषाण काल दोनों के जो विशेषताएं हैं वो सम्मिलित हैं। इस वजह से भी हम इसे जो है संक्रमण का कालखंड कहते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में क्या क्या बदलाव हुए और किस तरीके से इसे खोजा गया। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी जो थी CL कार्लाइल महोदय ने दी थी। विंध्य पर्वत क्षेत्र में इन्हें 1 सेंटीमीटर से लेकर 8 सेंटीमीटर तक के लघु पाषाण उपकरण मिले थे, और इन्हीं उपकरणों के आधार पर इस कालखंड को माइक्रोलिथिक एज कहा जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि क्योंकि विंध्य पर्वत क्षेत्र से हमें 1 सेंटीमीटर से लेकर 8 सेंटीमीटर तक के उपकरण मिले, और इन्हीं उपकरणों के आधार पर हम यह स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल एक ऐसा कालखंड था जिसे हम माइक्रोलिथिक पीरियड में रख सकते हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो हम देखेंगे कि पूरा पाषाण काल में हम जिस तरह के पत्थरों का प्रयोग कर रहे थे वो क्वार्टजाइट पत्थर थे, लेकिन हम इस कालखंड में जब आए तो फ्लिंट का प्रयोग, जैस्पर का प्रयोग, चर्ट का प्रयोग, कार्नेलियन का प्रयोग, कैल्सीडोन, अर्गेट जैसे पत्थरों का प्रयोग हमने शुरू कर दिया था, जिसमें कि कैल्सीडोन का सबसे ज्यादा प्रयोग हमें यहाँ देखने को मिलता है इस कालखंड में। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो इस कालखंड में अगर आप आएंगे तो पशुपालन का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। पशुपालन का प्रयोग कैसे मिलेगा कि आप देखें कि इस कालखंड तक मनुष्य जो है वो क्या करता है, पशुओं का शिकार करता है, लेकिन इस कालखंड में पशुपालन शुरू हो जाता है। अब पशुपालन शुरू कैसे हुआ होगा, इसके पीछे अगर आप आएंगे तो इसके पीछे कहानी है कि हमने आपको बताया था कि पूरा पाषाण काल के उच्च पूरा पाषाण काल में हिमयुग समाप्त हो रहा है,
और उस जो हिमयुग की समाप्ति हुई थी उसका प्रभाव हमें मध्य पाषाण काल में देखने को मिला। क्या देखने को मिला कि यहाँ जो जलवायु थी उसमें परिवर्तन आया, क्योंकि हिमयुग समाप्त हुआ, आइस एज खत्म हुआ, तो परिवर्तन आया जलवायु में, जिसकी वजह से हमारा जलवायु पहले के मुकाबले थोड़ा गर्म होने लगा। और गर्म होने लगा इस वजह से प्रकृति जो है अपने आप को बदलने लगी, और बदलने लगी तो क्या हुआ कि वर्षा में वृद्धि हुई, क्योंकि टेम्परेचर जो है पहले के मुकाबले ज़्यादा गर्म हुआ, इवापोरेशन हुआ और तमाम तरीके से प्रकृति में बदलाव हुए, वर्षा की वृद्धि हुई। ऐसे बहुत सारे साक्ष्य मिले, जैसे लंघनाज से मिला और मध्य प्रदेश के कई साइड से वहाँ की मिट्टियों को जब टेस्ट किया गया तो ये पता चला कि इस कालखंड में कई सालों तक लगातार वर्षा हुई, और इस वर्षा की वजह से वहाँ जो हम कह सकते हैं कि वर्षा की वजह से वहाँ प्राकृतिक बदलाव हुए, और उन बदलाव की वजह से नदियों का निर्माण हुआ। जब भारी बारिश हुई तो बहुत सारी नदियों का विकास हुआ, और उन नदियों ने क्या किया कि अपने साथ सेटलमेंट्स लेकर के आती थी, खूब मिट्टी लेकर के आती थी, और वो मिट्टी चारों तरफ जो है उनकी मिट्टी से एक जो है लैंड का विकास होने लगा, मृदा का जो है नवीन मृदा का विकास होने लगा, और नवीन जब मृदा आई तो उससे नए पेड़ पौधे और नए तरह के जीव जंतुओं का विकास शुरू हो गया। तो क्योंकि नदियां अपने साथ खूब सारा सेटलमेंट्स लेकर के आती थी, और उसके वजह से जो है मिट्टी का विकास हुआ, नवीन मिट्टी का विकास हुआ, और उस पर नए तरह के जो है पौधे आए, और नए तरह के पौधे आए तो शाकाहारी जीवों की जो मात्रा है वो बढ़ी। एक बार जो शाकाहारी, जो पुराने आप देख सकते हैं कि आइस एज के जो जानवर थे वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगे, और नए तरह के जानवरों का विकास हुआ, उसमें विशेष तौर पर शाकाहारी जानवरों का ज्यादा विकास हुआ। तो इस वजह से मनुष्य जानवरों के करीब आ पाया, जो शाकाहारी जानवर थे उनके मनुष्य करीब आया, और धीरे धीरे उनके बीच में सामंजस्य स्थापित हुआ, और मनुष्यों ने पशुओं के उपयोग को समझा और धीरे धीरे उन्हें पालना शुरू किया। जिसमें कि आप जब नव पाषाण काल में आएंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलेगा भुजहोम से। ठीक है, तो यह कुछ कालखंड थे। इस कालखंड में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिस वजह से हमने जिस तरह से पूरा पाषाण काल में हम पशुओं का शिकार कर रहे थे, अब इस कालखंड में हम आकर के पशुओं को पालने लगेंगे, और यह संभव हो पाया हिमयुग की समाप्ति की वजह से, जलवायु में परिवर्तन की वजह से, वर्षा में वृद्धि की वजह से, नवीन नदियां, नवीन मृदा और वनस्पति प्रजाति का विकास, फ्लोरा फौना का विकास हुआ। खूब सारे जब प्रकृति में परिवर्तन हुए तो फ्लोरा फौना यानी कि पर्टिकुलर प्लेस में रहने वाले जीव जंतु और वनस्पतियों का विकास हो पाया, जिस वजह से कि तमाम तरह के नए जानवरों का, जो कि शाकाहारी जानवर थे, उनका विकास हुआ, और वो धीरे धीरे मनुष्यों के निकट आए और मनुष्यों ने उन्हें पालना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि मनुष्यों के जीवन में अमूलचूल बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। उनके खान पान भी बदले, उनके रहन सहन भी बदले, उनके उपयोग की वस्तुएं भी बदली, और उनके जो सामाजिक जीवन थे उसमें भी बदलाव हमें देखने को मिला। उसके बाद अगर हम आए तो पूरा पाषाण काल में मैंने बताया कि आग का प्रयोग स्टार्ट हो गया था, मध्य पाषाण काल में आग का प्रयोग शुरू हो गया था। पूरा पाषाण काल में हमने देखा था कि आग क्या है यह मनुष्य जानता था, लेकिन आग को कंट्रोल करना नहीं जानता था, आग के उपयोग को नहीं जानता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में हम देखेंगे कि हमें गर्त चूल्हे मिल रहे हैं, तो गर्त चूल्हे मिलने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जरूर उन्हें आग को कंट्रोल करने आता रहा होगा, तभी वह चूल्हों का प्रयोग कर पाते थे। तो इस कालखंड में आग का उपयोग मनुष्य जान गया था, तो जब आग का उपयोग जान जाएगा तो वो खाना पकाना जान जाएगा, मांस को भूनना जान जाएगा, और उससे जो है जानवरों से अपनी सुरक्षा करना भी जान जाएगा। तो इस तरह से आग भी उनके सामाजिक जीवन में बदलाव लेकर के आया। इसी समय प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ। प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास यानी कि जो मनुष्य था उसने छोटे छोटे उपकरण खोजे। तो छोटे छोटे उपकरण जैसे कि हम देखेंगे कि जो उपकरण थे वो त्रिभुजाकार थे, नवचंद्राकार थे, समलंबाकार थे, आयताकार थे, वर्गाकार थे, यानी कि जो उपकरण थे वो बहुत ही छोटे होते थे, और यह छोटे उपकरण फेंक करके मारने में ज्यादा काम में आते थे। तो कोई जानवर अगर दूर खड़ा है तो यह त्रिभुजाकार, नवचंद्राकार या समलंबाकार या फिर वर्गाकार या आयताकार कोई भी एक छोटा सा उपकरण लेकर के उसे फेंकते थे, और फेंकने से क्या होता था कि इन उपकरणों का कोई भी एक सिरा जा करके उस जानवर को हिट करता था, और हिट करने से उस जानवर को गंभीर चोट आती थी, और जिसकी वजह से वह घायल हो जाता था या फिर मर जाता था। तो उन्हें शिकार करने में आसानी हुई इस तरह के उपकरणों से, यानी कि फेंक करके। पहले जो चॉपर चॉपिंग या विदारणी या पॉइंटर स्कीपर जो हमें देखने को मिले, उसका उपयोग मनुष्य लेकर के हाथ में हैंडेक्स का उपयोग मारने के लिए करता था, चॉपर चॉपिंग का उपयोग मारने के लिए करता था, पॉइंटर का उपयोग छेद करने के लिए, विदारणी का उपयोग खुरचने के लिए करता था। लेकिन फेंक के मारने जैसे उपकरणों का विकास पूरा पाषाण काल में नहीं हो पाया था। लेकिन मध्य पाषाण काल में जब छोटे छोटे उपकरण मनुष्य बनाने लगा तो फेंक के मारने वाले उपकरणों का विकास करने लगा, और फिर मनुष्य ने तीर धनुष का भी विकास कर लिया। तीर धनुष क्या कि लकड़ी में उन्होंने
जो पत्थर होते थे छोटे छोटे उसको आगे लगा करके और उसे फेंक करके मारना, यानी कि भाला बनाना और तीर धनुष बनाना शुरू कर दिया, जिससे मछली का शिकार, जानवरों का शिकार यह मनुष्य के लिए सुलभ हो गया। तो इस कालखंड में मनुष्य ने प्रक्षेपास्त्र तकनीक का भी विकास कर लिया। इसी कालखंड में मनुष्य जो है हड्डी व सींग के बने औजारों का भी प्रयोग कर रहा है। हड्डी व सींग के बने औजार अन्य औजारों के मुकाबले ज्यादा नुकीले होते थे और यह ज्यादा दूर तक मार करने में सक्षम होते थे, क्योंकि ये हल्के होते थे और इन्हें दूर तक फेंक करके मारा जा सकता था। इसलिए भी इस कालखंड में जो मनुष्य है वो हड्डी व सींग के बने औजारों का उपयोग कर रहा है। फिर अगर आप देखेंगे तो पूरा पाषाण काल की अपेक्षाकृत छोटे औजार, यानी कि त्रिभुजाकार, नवचंद्राकार, समलंबाकार, जो अभी मैंने आपको बताया, आयताकार, वर्गाकार, इस तरह के औजारों का उपयोग हो रहा है, जिसके कि सिरे नुकीले होते थे, जिसे फेंक के मारने पर जानवरों को ज्यादा चोट आए और वह गंभीर रूप से चोटिल हो या फिर मर जाए, जिससे कि शिकार करना मनुष्यों के लिए आसान हो जाए। तो यह मध्य पाषाण काल के बारे में कुछ चर्चा थी जो मैंने इस वीडियो में आपसे की। अब हम मध्य पाषाण काल के बारे में, स्थलों के बारे में देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही वादा किया था कि हम जब भी किसी भी कालखंड को पढ़ेंगे तो उसमें हम मैप को जरूर उपयोग करेंगे, क्योंकि मैप को उपयोग करने से हमारी जो अध्ययन करने की जो उस सब्जेक्ट को या उस विषय को समझने की जो समझ होती है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से विकसित हो पाती है और हम अपनी एक अच्छी और पक्की समझ बना पाते हैं। तो इस वजह से हम स्क्रीन पे आप एक मैप प्रोवाइड कराएंगे, आप उसमें आसानी से देख सकते हैं कि उसमें कुछ स्थल हैं, जैसे सराय नहर राय, उत्तर प्रदेश, महदहा, दमदमा, ये सब उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का स्थल है, जो कि 13, 12 और 11 नंबर पे पॉइंटेड है, उसमें आप मैप में देख सकते हैं। उसके बाद जो उपकरण है उसके बाद जो स्थल है वो है लेखैया, विंध्य पर्वत का क्षेत्र है। लेखैया, मोरहना पहाड़ और बघईखोर, यह कुछ ऐसे स्थल हैं जो कि हमें विंध्य पर्वत क्षेत्र में मिलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे आपसे। आप अभी मैप में इन प्लेसेस को देख सकते हैं ताकि आप एक समझ बना पाएं कि ये प्लेसेस कहाँ पे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें चौपानी मांडू की, तो चौपानी मांडू प्रयागराज का स्थल है। फिर वहीं आप देख सकते हैं लंघनाज गुजरात, भीमबेटका मध्य प्रदेश, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान। दो स्थल यहाँ एक देखने को मिलते हैं, एक बागोर है, एक बाघोर है। तो आपको कंफर्म, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एकदम कंफर्म रहना है कि एक बागोर जो है वो राजस्थान का है, एक बाघोर जो है वो मध्य प्रदेश का स्थल है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा अगर हम बात करें तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ स्थल ऐसे भी हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन उनके बारे में हमें जानते रहना है। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि बीरभानपुर, कुचाई और पैसरा ये वेस्ट बंगाल के स्थल हैं। रेनीगुंटा ये आंध्र प्रदेश का, संगनकल्लू और नरहल्ली ये सब कर्नाटक के स्थल हैं। फिर वहीं आप देख सकते हैं टेरी ये तमिलनाडु का है, अखज, बालखाड़ और हीरपुर ये गुजरात के स्थल हैं। तिलवाड़ा, बुद्ध पुष्कर ये राजस्थान के स्थल हैं और डेरेथो द्वीप और जम्बू द्वीप ये मध्य प्रदेश के स्थल हैं। तो स्थलों के बारे में हमें जानते रहना है। तो आइए अब हम महत्वपूर्ण साइट्स और उनकी विशेषताओं को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो साइट है वो है सराय नहर राय, उत्तर प्रदेश, जो कि प्रतापगढ़ जिले में पड़ती है। इस साइट्स में हम देखेंगे कि यहाँ से हमें टोटल 37 नरकंकाल मिले हैं और नरकंकाल के साथ ही यहाँ से हमें बाह्य आक्रमण और नरसंहार के भी साक्ष्य मिले हैं। यह साक्ष्य वहाँ से जो कंकाल मिले उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं तीर धनुष या फिर भाले से मारा गया होगा। तो बाह्य आक्रमण भी हुआ, एक जो है नरसंहार हुआ, और इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं वहाँ मनुष्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा रही होगी। इसी प्रतिस्पर्धा के चलते उन्हें आपस में जो है युद्ध किया होगा और युद्ध का परिणाम नरसंहार के रूप में हमें देखने को मिला। इसके बाद इस कालखंड की जो महत्वपूर्ण विशेषता है जिससे कई बार प्रश्न बने हैं वो यह है कि यहाँ से हमें 4 मानव कंकाल एक ही कब्र से मिले। तो प्रश्न बनेगा कि 4 मानव कंकाल कहाँ से एक ही कब्र में मिले, तो हम कहेंगे कि उसका साक्ष्य हमें सराय नहर राय से मिला। उसके बाद यहाँ कब्र के अंदर कब्र जो है आवास के अंदर मिले, अंडाकार होते थे और ज़्यादा गहराई नहीं होती थी। ये आवास के अंदर ही कब्र बनाते थे और काफ़ी जो है थोड़ा सा ही गहराई पे ये होता था और अंडाकार इसका जो आकार होता था। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से हमें 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। गर्त चूल्हे का मतलब है कि मिट्टी को खोद करके उसके नीचे चूल्हा बनाया जाता था, जो कि विशेष तौर पे खाना बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता रहा होगा। उसके बाद हमें यहाँ से स्तंभ गर्त मिले हैं। स्तंभ गर्त का मतलब है पिलर, लकड़ी के पिलर मिले जिसके ऊपर झोपड़ियाँ बनाई जाती थी। तो यह कुछ विशेषताएं रही सराय नहर राय की, जिससे प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो महदहा उत्तर प्रदेश का स्थल है और यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ हमें हड्डी के उपकरण एवं आभूषण मिले। ये आभूषण
मिलना यहाँ का सबसे बड़ा जो है विशेषता है। आभूषण के आधार पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें सामाजिक वैमनस्यता और सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे ऊंच नीच का भी पता चलेगा। कैसे? क्योंकि यहाँ हम आभूषण देखेंगे तो यहाँ हमें जो आभूषण मिले वो 3 आभूषण थे। एक अंगूठी के साक्ष्य मिले, गले के मनके मिले और फिर कान के जो है कान में पहनने वाले कर्णफूल मिले। तो यह जो आभूषण बनते थे उस समय वह मिट्टी के भी बनते थे, पत्थर के बनते थे और मृगसिंह के बनते थे। तो कुछ जो नरकंकाल मिले हैं तो उसमें हम देखेंगे कि जो आभूषण थे वो मिट्टी के थे, और बाकी कुछ जो कंकाल मिले हैं उसमें हम देखेंगे जो आभूषण थे वो बहुमूल्य पत्थरों के और मृगसिंह थे। तो इसका मतलब है कि जो कहीं न कहीं वहाँ पे आर्थिक रूप से विषमता रही होगी, तभी जो लोग थे उसमें कुछ लोगों के पास मिट्टी के आभूषण है और कुछ लोगों के पास बहुमूल्य पत्थर और मृगसिंह के आभूषण पहने हुए हैं। तो इस बात का भी पता हमें यहाँ से चलता है कि वहाँ पे आर्थिक विषमता थी। ठीक है। इसके बाद यहाँ से जो महत्वपूर्ण विशेषता मिली वो यह थी कि यहाँ से युग्मित समाधि मिली। युग्मित समाधि का मतलब है कि स्त्री और पुरुष एक ही कब्र में दफनाए गए थे, जिनका कि आप देखेंगे तो सिर पश्चिम की तरफ और पैर पूर्व की तरफ था। आगे हम देखेंगे तो जो हमें नवपाषाण काल के बाद जो हमें मिलेंगे ये कंकाल, उनमें जो है आप देखेंगे तो पैर दक्षिण की तरफ और सिर जो है उत्तर की तरफ रहेगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं तो ज़्यादातर जो कब्र मिले हैं उसमें ऐसा ही रहा है कि सिर पश्चिम की तरफ और पैर पूर्व की तरफ था। अब हम देखेंगे दमदमा, तो दमदमा भी वही प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश, ये सभी आसपास के साइट्स हैं, सराय नहर, महदा और दमदमा, ये तीनों साइट्स एकदम एक दूसरे के आसपास हैं। तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ से हमें 41 मानव कंकाल मिले हैं 41, और यहाँ से हमें 2 तरह के कंकाल देखने को मिलेंगे, 2 तरह के कब्र देखने को मिलेंगी, जिसमें कि एक में हम देखेंगे कि एक कब्र में त्रिक समाधान था, मतलब एक ही कब्र में 3 लोगों को दफनाया गया था, और 5 कब्र ऐसे मिले जहाँ से 2-2 लोग को, और बाकी में एकल समाधान, और दूसरा जो था उसमें एकल समाधान, यानी और जो कब्र मिले उसमें एक लोग को दफनाया गया था। तो टोटल 41 जो है यहाँ से हमें कब्र मिली, एक में त्रिक समाधान, बाकी 5 कब्र में 2-2 लोगों को, और बाकी में एकल समाधान देखने को हमें मिलता है। उसके बाद अगर हम लिखैया को देखें तो लिखैया, मोरहाना पहाड़ी और बघईखोर, यह जो साइट्स है ये विंध्य पर्वत के साइट्स है जो कि मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसमें हम मेन लिखैया को देखेंगे, मोरहाना पहाड़ी और बघईखोर से ऐसी कोई विशेष विशेषता नहीं मिलती है। हाँ, मोरहाना पहाड़ी से हम कह सकते हैं कि वहाँ पहली बार हमें कब्र के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तो यहाँ की बस एक ही विशेष विशेषता है। बाकी हम लिखैया को देखें तो लिखैया से हम देखेंगे कि यहाँ हमें 17 नरकंकाल मिले और जिनके सिर पश्चिम और पैर पूरब, जैसा कि हमने ऊपर देखा था, बस। इसके अलावा यहाँ से हमें कोई विशेष ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। उसके बाद हम आएंगे तो चौपानी मांडू, प्रयागराज में आते हैं। चौपानी मांडू में हम देखेंगे तो यहाँ से झोपड़ियों का समूह मिला है। झोपड़ियों का समूह मिलने का मतलब है कि यहाँ मनुष्य झोपड़ी में रहता था, यानी कि सांस्कृतिक विकास और समूह एकता का यहाँ से हमें साक्ष्य प्राप्त होता है कि यानी मध्य पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य खाना बदोश है या खट्टा का घूम घाम रहा है, एक जगह टिक नहीं रहा, गुफाओं का प्रयोग कर रहा है, यहाँ आप देखेंगे कि आकर के वो झोपड़ियों का निर्माण कर रहा है और वो एक साथ समूह में झोपड़ियाँ बना रहा है, यानी एक साथ रह रहा है। तो यहाँ पे समूह का विकास हो रहा है, और समूह के साथ साथ अब हम कह सकते हैं कि जरूर यहाँ पे भाषा का भी विकास रहा होगा, क्योंकि जब ये एक दूसरे के साथ आचार विचार और एक दूसरे के अपने सोच विचार जब एक दूसरे से प्रकट करते होंगे तो कोई ना कोई माध्यम रहा होगा अगर ये समूह में रह रहे हैं तो। और भाषा का उस स्तर पे नहीं, लेकिन निम्नतम स्तर पे जरूर इस समय विकास रहा होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से हमें प्राचीनतम मृदभांड मिले हैं। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, तो सबसे प्राचीनतम मृदभांड मध्य पाषाण काल के हमें चौपानी मांडू से ही मिले हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से प्राचीनतम धान के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम धान का प्रमाण मिलना इस बात की ओर संकेत करता है कि जो कृषि क्रांति नियोलिथिक एज में हुई उसकी नींव कहीं ना कहीं मध्य पाषाण काल में पड़ चुकी थी, इसीलिए यहाँ हमें धान के प्रमाण मिल रहे हैं। और धान का प्रमाण मिलना, मृदभांड का मिलना और एक साथ मनुष्यों का रहना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो मनुष्य पहले जो है घूम घूम करके शिकार कर रहा था, जो उपभोक्ता था, ठीक है, अब वो कहीं ना कहीं उत्पादक बन रहा है। जो मनुष्य पहले उपभोक्ता था अब वो उत्पादन की तरफ जा रहा है, कि उसने पहले सिर्फ शिकार किया और घूम घूम करके जंगलों झाड़ियों में अपने खाद्य सामग्री जुटाई, लेकिन अब वो खाद्य सामग्री को इकट्ठा करके रख रहा है
और झूम कल्टीवेशन ऐसा माना जाता है कि इस समय झूम कल्टीवेशन होता रहा होगा। ये लोग एक जगह रुक के तो नहीं, लेकिन घूम घूम करके जरूर जो है कुछ न कुछ फसलों को जुटाते रहे होंगे। और खेती के बारे में इस समय जानकारी ठीक ठाक इन लोगों ने जुटा ली थी, बशर्ते खेती शुरू नहीं की थी। और खेती शुरू होगी नवपाषाण काल में। तो यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से मनुष्य उपभोक्ता से उत्पादक की तरफ अग्रसर हो रहा था। फिर अगर हम आए तो अगर हम इसके बाद देखेंगे तो लंगनाज गुजरात में आते हैं। तो लंगनाज गुजरात से देखेंगे कि यहाँ से हमें 14 मानव कंकाल मिले हैं। और इन मानव कंकालों की विशेषता यह है कि यह मानव कंकाल मुड़े हुए थे। हर जगह जो हमें कब्र मिले उस कब्र में हम देखेंगे कि जो मनुष्य थे उन्हें सपाट दफनाया गया था, ठीक है, लेकिन पूरब से पश्चिम की तरफ। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि जो मानव कंकाल है वो मुड़े हुए हैं, ठीक। तो जो 14 मानव कंकाल मिले हैं वो मुड़े हुए हैं। और यहाँ से हमें स्तंभघर और गर्त चूल्हे मिले हैं। और यह स्तंभघर और गर्त चूल्हे लगभग हमें सभी मध्यपाषाण कालीन जो है साइट से मिले। तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण पार्ट नहीं है इसका, लेकिन बस हमें इतना याद रखना है कि 14 मानव कंकाल जो कि मुड़े हुए थे वो कहाँ से मिले हैं, तो हमें लंगनाज गुजरात से मिले हैं। उसके बाद देखते हैं हम भीमबेटका को। भीमबेटका के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। भीमबेटका हमने उच्च पूरा पाषाण काल में भी देखा था कि भीमबेटका के बारे में। अच्छा, भीमबेटका की जो गुफा थी उसको वागड़कर महोदय ने खोदा था। भीमबेटका गुफा को वागड़कर महोदय ने खोजा था। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि भीमबेटका साइट्स को किसने खोजा था, तो वागड़कर महोदय ने इसको खोजा था। और यहाँ लगभग हमें 400 जो है 600 गुफाएं मिलती हैं, जिसमें से 400 गुफाओं में चित्रकारी की हुई थी। तो चित्रकारी और प्लस उसके साथ साथ सभागार के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, तो हमें मिले हैं भीमबेटका से। भीमबेटका के बाद अगर हम भीमबेटका के बारे में जितनी विस्तृत चर्चा हो सकती थी हमने पिछले वीडियो में कर लिया है। अगर आपको देखना हो तो आप पिछले वीडियो में जा सकते हैं। अभी हम इसके बारे में एक चीज़ और बता दूं कि भीमबेटका जो है ये अब्दुल्लागंज और रायसेन जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में। ये वहाँ का साइट है, ठीक है, और कई किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यहाँ से कई शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ जो चित्रकारी हुई है वो लाल और हरे रंग से हुई है, गहरे लाल और हरे रंग से। प्राकृतिक रंग जो है मनुष्य उस समय बनाया करता था पेड़ पौधों से, और उसी के माध्यम से यहाँ पे चित्रकारी करता था। तो इतना सफिशियंट है इस साइट्स के बारे में जानने के लिए। तो और हाँ, भीमबेटका की गुफाओं से जो हमें चित्रकारी मिली है वो उच्च पूरा पाषाण काल की भी मिली है, मध्य पाषाण काल की भी मिली है, नव पाषाण काल की भी मिली है, और उसके बाद की भी मिलेगी। यानी इसलिए सब हर कालखंड के लिए सबसे महत्वपूर्ण साइट्स है। और इसलिए इस साइट को हम हर कालखंड में पढ़ेंगे और इससे प्रश्न हर बार पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, तो इसलिए इसको बहुत गंभीरता से देखेंगे। इसके बाद अगर हम देखेंगे आदमगढ़ को, तो ये आदमगढ़ मध्य प्रदेश का साइट है। और आदमगढ़ और बागौर ये दोनों ऐसे साइट हैं कि मध्य पाषाण काल से इससे प्रश्न जरूर बनते हैं। लगभग इससे प्रश्न बनने के चांस 50% से ज़्यादा ही होते हैं कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। क्योंकि मध्य पाषाण काल के जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो यही है कि यहाँ पे हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले। और यह पशुपालन के साक्ष्य हमें इन्हीं दो जगहों पे मिले, आदमगढ़ और बागौर। एक था मध्य प्रदेश और दूसरा है राजस्थान। मध्य प्रदेश आदमगढ़ से हमें पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले, और बागौर से जो है हमें उसके बाद जो है पशुपालन के साक्ष्य मिले। बागौर जो है ये बनास नदी की सहायक नदी, एक कोठारी नदी है, उसी के तट पर स्थित है। यहाँ से हमें कुछ और भी जो है विशेषताएं मिली। यहाँ से हमें फर्श निर्माण के बारे में पता चला। और बागौर जो है मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा साइट है। तो यहाँ से हमें फर्श निर्माण के बारे में पता चला। फर्श निर्माण का मतलब है कि वहाँ मनुष्य कहीं ना कहीं घर को और बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास कर रहा है। झुग्गी झोपड़ियों के अलावा नीचे जो है फर्श के भी निर्माण के बारे में वो सोच रहा है। यानी कि जो हमें नवपाषाण काल में घर मिलेंगे उन्नत किस्म के, वो इसी वजह से मिलेंगे, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ मनुष्य कुछ ना कुछ बदलाव कर रहा है। और ये बदलाव का ही कालखंड है जिसका कि बदलाव हुआ रूप हमें नवपाषाण काल में देखने को मिला। तो यह कुछ महत्वपूर्ण साइट्स है जिनके बारे में, जो उनकी विशेषताएं थी उसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा कर लिए हैं। बाकी जो साइट्स है जो मैंने मैप के माध्यम से बताए हैं आप उसे भी जरूर जानिएगा, क्योंकि कई बार प्रश्न उससे बनते रहे हैं। और प्रश्न जो बनते हैं वो इस आधार पर बनते हैं कि कौन से साइट्स मध्य पाषाण काल के नहीं हैं। आपको 4 विकल्प होगा, उसमें से आपको कोई 2 विकल्प, 1 विकल्प चुनना होगा। या ऐसा हो सकता है कौन से ऐसे साइट है जो कि मध्य पाषाण काल की भी रही है और नवपाषाण काल में भी रही, जैसे आपको बताया था भीमबेटका। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो हम जो मेन जिन साइट से प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, लेकिन उस कालखंड की जो सभी साइट्स हैं उनके बारे में आप जानते रहिए, क्योंकि प्रश्न कहीं से आ सकता है। और प्रश्न की धीरे धीरे अब जो प्रवृत्ति है वो बदल रही है। क्वेश्चन बहुत, हिस्ट्री में क्वेश्चन काफ़ी डीप से बन रहे हैं। तो आपको पूरे तरीके से तैयार रहना है कि अगर कहीं से प्रश्न बने तो हम उसका उत्तर दे पाएँ। इसलिए आपको सभी साइट्स के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम
नेक्स्ट वीडियो में आते हैं नवपाषाण काल। इसी के साथ हमारा प्राग ऐतिहासिक काल खत्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।